एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी बताई जाती है कि जापान में एक स्कूल था जहां पर एक लड़की जिसका नाम मिसाकी था वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छी थी। स्टूडेंट्स के साथ साथ वो टीचर्स में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन किसी कारण से उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ से सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन तभी एक स्टूडेंट बोलता है मिसाकी अभी भी अपने डेस्क पर बैठी है, और ये सुनकर उसकी क्लास के सारे बच्चे एकदम हैरान हो गए। जिसके बाद दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी दिखने लगी, और इसके बाद से उस क्लास में डेथ होना चालू हो गई। इस घटना ने स्कूल को काफी ज्यादा डरा दिया था, और उसी टाइम से ग्रेड 9 क्लास 3 श्रापित हो गई। वेलकम उमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एक एनिमे को जिसका नाम है अनदर, और ये काफी ज्यादा हॉरर एनिमे है और इस एनिमे की स्टोरी आपको काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो सभी तैयार हो जाइए, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं और इसका नाम कोइची है, और अभी ये हॉस्पिटल के अंदर है, और अभी इस नए शहर में जिस स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है उस स्कूल के 3 बच्चे इससे मिलने आते हैं। अब ये खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पहली लड़की अपना नाम आकाजावा बताती है, अगला लड़का अपना नाम सागुमी बताता है, और तीसरी लड़की अपना नाम साकुरागी बताती है। अब इनकी लीडर आकाजावा कोइची से बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर पहले भी आए हो? लेकिन इसके लिए कोइची साफ साफ मना कर देता है, लेकिन आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पर ये तीनों उसकी बात काटते हुए उसे स्कूल के नोट देकर यहाँ से चले जाते हैं, और ये चीज कोइची को काफी ज्यादा वियर्ड लगती है। अब ये अपने डैड को कॉल करता हुआ एक लिफ्ट में जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से एक लड़की आ जाती है, और वो देखता है कि इस लड़की की भी सेम यूनिफॉर्म है उन बच्चों की तरह ही। इस लड़की को देखकर पहले तो कोइची डर जाता है, लेकिन फिर वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर ये लड़की अपना नाम बताते हुए मैं मिसाकी बोलती है। उस लड़की के हाथ में एक डोल होती है। कोइची पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की बोलती है मैं अपना अदर हाफ किसी को देने जा रही हूँ। जिसके बाद वो डार्कनेस में चली जाती है और कोइची पीछे से देखता रह जाता है। अब अगले दिन कोइची की नींद खुलती है, तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है। उसके डैड इंडिया से होते हैं और उसके डैड बोलते हैं तुम्हें जो लंग्स की प्रॉब्लम है ये बचपन में मुझे भी थी और बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगी। अब कोइची अपने स्कूल में जानने के लिए सबसे पहले अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे स्कूल के रूल पूछने लगता है। उसकी मौसी बताती है स्कूल में तुम्हें सबसे पहले टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है और सारे रूल्स को फॉलो करना है, और ऐसे ही वो उसे 2-3 रूल्स बताती है। लेकिन जैसे ही कोइची को उसकी माँ से चौथा रूल बताने वाली होती है उसके ग्रैंडपा उन्हें रोक देते हैं। अब कोइची अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। उसके दादा उसकी मदर की डेथ के बारे में बात करने लग जाते हैं, लेकिन कोइची को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो तैयार होकर यहाँ से चला जाता है स्कूल के लिए। अब हम कोइची के स्कूल को देखते हैं जो कि दिखने में ही काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उसके टीचर उसका स्वागत करते हैं ग्रेड 9 क्लास 3 में। कोइची खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको अपना नाम बताता है, लेकिन सभी बच्चे काफी ज्यादा शांत बैठे होते हैं। अब कोइची अपने डेस्क पर आके बैठ जाता है, लेकिन कोइची की नजर कोने में बैठे एक डेस्क पर होती है जिस पर मिसाकी बैठी होती है। इसके बाद लंच होने पर सभी बच्चे कोइची से आकर बात करते हैं, लेकिन कोइची की नजर सिर्फ उस डेस्क पर होती है जिस पर मिसाकी बैठी थी। लेकिन यहाँ एक वियर्ड बात थी कि सभी बच्चे मिसाकी को ऐसे इग्नोर करते थे कि जैसे वो क्लास में है ही नहीं, और उसका डेस्क भी काफी ज्यादा गंदा था। लंच के बाद इनकी पीटी क्लास होती है जिसमें सभी स्टूडेंट भाग रहे होते हैं, लेकिन कोइची नहीं भागता क्योंकि उसे लंग्स की प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी ही तरह एक स्टूडेंट उसके बगल में बैठा होता है जिसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और वो कोइची को ये बात बताता है, जिसके बाद वो यहाँ से उठकर नर्स रूम में चला जाता है। तब यहाँ कोइची के पास साकुरा कागी आती है। अब साकुरा उससे उसके हाल चाल पूछती है। कोइची उसे सब बताता है, जिसके बाद कोइची उससे एक सवाल पूछता है कि मिसाकी कौन है। ये सुनकर साकुरा कागी एकदम सुन पड़ जाती है और वो कोइची की बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोइची बार बार उससे यही सवाल करता है, जिससे साकुरा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी कोइची को टेरिस के ऊपर मिसाकी दिखती है और वो उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब वो टेरिस पर पहुंच जाता है और मिसाकी से बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिसाकी बोलती है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे साथ और हमारी क्लास के साथ बहुत गलत होगा। यहाँ मिसाकी साफ साफ उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलती है और यहाँ से चली जाती है, लेकिन कोइची को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है, और वो उसकी बात नहीं मानता और उससे मिलने पहुंच जाता है। अब अगले सीन में ये लोग ड्राइंग रूम के अंदर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का मोचुत्सुकी एक काफी ज्यादा अजीब सी ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर उसकी टीचर उसे डांटती है और यहाँ से चली जाती है। अब कोइची उस लड़के के साथ चल रहा होता है और उससे बोलता है आखिर तुमने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई? मोचुत्सुकी बोलता है असल में सिर्फ मैं वही चीजें बनाता हूँ जो मैं अंदर से फील करता हूँ, और इस वक्त मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ और इसीलिए मेरी ड्राइंग भी काफी अजीब थी। ये सुनकर कोइची को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किस बात से डरा हुआ है। वो उसे डीपली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके इस क्लास का एक और बच्चा आ जाता है। कोइची यहाँ पर दोनों से काफी सारे सवाल करने लगता है। उसके सवालों को सुनकर दोनों प्लान करते हैं कि वो कोइची को सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन उन दोनों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कोइची को सच बता सके। तभी कोइची मिसाकी को लाइब्रेरी के अंदर देखता है और उसके पीछे चला
जाता है और वो दोनों कोइची को रोक भी नहीं पाते। अब यहाँ कोइची दोबारा से मिसाकी से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है आखिर तुम क्या ड्राइंग कर रही हो और आखिर तुम्हारी आँख को क्या हुआ है। उसके इतने सारे सवालों से मिसाकी पीस ऑफ हो जाती है। तभी यहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाता है और वो कोइची से बोलता है तुम अपना काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो कोइची को यहाँ से बाहर निकाल देता है। कोइची को स्कूल वालों का इतना वियर्ड बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता और इन्हीं सारे सवालों के साथ वो अपनी मासी के पास पहुँच जाता है और उनसे ये सब कुछ पूछने लगता है। लेकिन उसकी मासी बोलती है ये काफी पुरानी बात है और मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ग्रेजुएट हुए, मेरी मेमोरीज काफी ज्यादा फेड हो चुकी हैं। अब कोइची को समझ नहीं आता कि वो स्कूल के बारे में किससे पूछे और उस लड़की के बारे में भी। तभी उसे याद आता है कि हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स ने उसकी मदद करी थी। तभी वो उसको कॉल कर उससे मिलने पहुंच जाता है। कोइची पूछता है क्या तुम्हें किसी डेड लड़की जो कि हाइट में छोटी हो और उसके पास एक आई पैच भी हो, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? नर्स बोलती है वैसे तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें बता सकती हूँ। और कोइची इसके लिए उसे कॉल करने को बोलता है। अब यहाँ अगले दिन स्कूल में कोइची बैठा होता है और अकाजावा उसे काफी ज्यादा वियर्ड लुक से देख रही होती है। कोइची समझ नहीं पाता कि आखिर वो मुझे इतने वियर्ड लुक से क्यों देख रही है। अब क्लास खत्म होने के बाद अकाजा कोइची को रोक लेती है और उससे हाथ मिलाते हुए बोलती है तुम्हें पक्का पता है ना कि तुम यहाँ पर पहले कभी नहीं आए? कोइची बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कभी नहीं आया। तभी मोचोसुकी और साकुरा अकाजा को सब बताती है कि जब वो छुट्टी पर थी कोइची ने क्या क्या किया और कैसे कैसे वो सवाल पूछ रहा था। ये जानकर अकाजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोइची को घूरने लग जाती है। और इससे पहले कि वो कोइची को कुछ बोल पाती, कोइची स्कूल से मिसाकी के पीछे निकल जाता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। अब वो मिसाकी का पीछा करते करते एक सुनसान सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक अजीब सी बिल्डिंग होती है और वो देखता है कि मिसाकी यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही कोइची उस बिल्डिंग के अंदर देखता है वहाँ पर उसे काफी सारी डोल्स दिखती हैं। वो लगातार अंदर झांके जा रहा होता है कि तभी उसे नर्स का कॉल आता है और नर्स बताती है जिस लड़की की तुम बात कर रहे थे वैसे ही एक लड़की की डेथ हुई है कुछ समय पहले और उस लड़की का नाम शायद मिसाकी या मिसाका है। वो लड़की अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड थी और हाँ उस लड़की के भी छोटे बाल थे। और ये सुनने के बाद कोइची एकदम हैरान हो जाता है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से कोइची मिसाकी को भूत समझने लग जाता है। लेकिन वो हिम्मत कर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर आकर देखता है तो पाता है कि एक शॉप है जिस पर डॉल बिकती हैं। अब वो मैनेजर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैनेजर बोलती है अगर तुम्हें डॉल्स खरीदनी है तो तुम अंदर जाकर उन्हें देख सकते हो। कोइची भी ऐसा करता है और वो अंदर डॉल्स देखने चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे बेसमेंट मिलती है और वो बेसमेंट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ इसे काफी सारी डॉल्स दिखती हैं जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा डरावनी होती हैं। तभी उसे एक मिसाकी जैसी डॉल दिखती है जो कि दिखने में बिल्कुल ही मिसाकी की तरह थी। और तभी एक आवाज आती है क्या तुम्हें भी ऐसी चीजें पसंद है? ये सुनकर कोइची एकदम डर जाता है और तभी उस डॉल के पीछे से मिसाकी आती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी ऐसी चीजें पसंद है? कोइची जवाब देते हुए बोलता है हाँ मुझे ऐसी चीजें पसंद है। जिसके बाद वो पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बताओगी कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है और सभी बच्चे तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। और तभी मिसाकी उसे बताती है कि आज से 26 साल पहले मिसाकी नाम की एक लड़की 7th क्लास से ही काफी ज्यादा स्कूल में पॉपुलर थी। लेकिन जैसे ही वो ग्रेड 9 क्लास 3 में आती है उसे किसी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। जिसके बाद अचानक से स्कूल में एक लड़के को वो दिखने लगी और धीरे धीरे वो सभी को दिखने लगी और तभी से स्कूल में मौत का सिलसिला चालू हो गया और उस दिन से ग्रेड 9 क्लास 3 श्रापित हो गई। और इसके बाद मिसाकी उससे बोलती है तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मिसाकी अपना आई पैच हटाकर अपनी नकली आँख कोइची को दिखाती है और बोलती है ये एक डॉल की आँख है लेकिन ये आँखें ऐसी चीजें देख सकती हैं जो नॉर्मल आइज नहीं देख सकती। और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और हाँ तुम मुझसे दूर रहना, तुम्हें नहीं पता है कि स्कूल में क्या चल रहा है और अगर तुम मुझे ऐसे ही मिलते रहे तो मौत का सिलसिला दोबारा से चालू हो जाएगा। अब अगले दिन स्कूल में सभी लोग नॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं और दिन ऐसे ही बीत जाता है और तभी छुट्टी के समय काफी तेज बारिश होने लग जाती है और इस वजह से कोइची घर नहीं जा पा रहा होता है कि तभी उसके पास साकुरा कागी आती है और वो उससे अपने अम्ब्रेला शेयर करने की बोलती है। और अब जैसे ही वो स्कूल से निकलने वाले होते हैं कोइची बोलता है हे साकुरा कागी क्या तुम मुझे बताओगी कि ये मिसाकी कौन है? और ये सुनकर साकुरा कागी काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। उसका ऐसा भाग जाना कोइची को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और वो अपने घर पर अपनी मौसी से सब कुछ याद करने के लिए बोलता है। लेकिन उसकी मौसी बोलती है मेरी मेमोरीज अभी भी फेडेड है। अब नेक्स्ट डे कोइची मिसाकी से मिलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और वो बोलता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, ऐसी किसी चीज में इंटरफेयर मत करो जो एक्सिस्ट ही नहीं करती। और ये सुनकर कोइची काफी ज्यादा डर जाता है। अब रात को कोइची को दोबारा से उस नर्स का कॉल आता है और वो बोलती है मैंने नाम कंफर्म कर लिया है, उसका नाम मिसाकी है। और ये जानकर इस बार कोइची बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। नेक्स्ट डे स्कूल में कोइची का एग्जाम होता है। कोइची एग्जाम देकर जल्दी से बाहर आ जाता है और यहाँ वो मिसाकी से बात करने लगता है और बोलता है
अब मुझे तुम सारी बातें बताओ और सब लोग तुम्हें ऐसा इग्नोर क्यों करते हैं जैसे कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिसाकी बोलती है क्योंकि मैं सच में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सुनकर कोइची एकदम डर जाता है और एकदम हैरान हो जाता है। तभी एक अंकल उसके बगल से भागते हुए जाते हैं और उसी क्लास में से साकुरा को बुलाकर कुछ बताते हैं, जिसके बाद साकुरा अपना अम्ब्रेला उठाकर उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन साथ में वो मिसाकी को देखकर डर जाती है। तभी वो दूसरी स्टेज से भागने लगती है। स्टेज पे भागते वक्त ही साकुरागी का पैर फिसलता है और उसका अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है और वो भी गिरने लगती है और तभी उसका अम्ब्रेला खुलता है और वो उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है और साकुरागी बहुत बेरहमी से मर जाती है। इस डेथ की वजह से स्कूल में सभी लोग काफी ज्यादा खौफ में थे, लेकिन टीचर्स ने बात करी थी कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और पता चलता है कि जिस समय साकुरागी मरी थी उसी समय उसके फादर और मदर की भी डेथ हो गई थी और इससे सब लोग समझ गए थे कि 26 साल पहले जो श्राप हुआ था वो दोबारा शुरू हो चुका है और उसकी वजह से अब हर महीने किसी न किसी की डेथ होगी। अगले दिन कोइची अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आया होता है कि तभी उसे यहाँ पर वही नर्स मिलती है और इसका नाम हुजुनो है। हुजुनो बोलती है हम बाहर मिलकर बात कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं और हुजुनो कोइची से बोलती है अब तुम मुझे बताओ कि चल क्या रहा है, स्कूल में आखिर चल क्या रहा है और ये मिसाकी कौन है और मेरा भाई भी मुझे कुछ नहीं बता रहा है। इसके बाद कोइची को जितना भी पता होता है वो सब कुछ हुजुनो को बता देता है। इसके बाद हुजुनो बोलती है मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगी और अपने भाई से जितनी ज्यादा बातें निकलवा सकती हूँ उतनी निकालूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब कोइची बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे अपनी क्लास की एक दोस्त मिलती है। कोइची उससे बात करने लगता है। उन दोनों के बगल से एक गाड़ी जा रही होती है कि उस पे से तभी एक कांच गिरने लगता है। कोइची अपनी दोस्त को बचा लेता है, लेकिन इस हादसे से वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। और ऐसा वो इसीलिए बोल रही है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बारी है। इन सभी चीजों से कोइची काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो वापस से उसी जगह जाता है और उसी स्टोर में जाकर मिसाकी से मिलता है और बोलता है प्लीज तुम मुझे सब कुछ सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। मिसाकी बोलती है देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुछ क्यों नहीं बता रहे, लेकिन मैंने जो तुम्हें कहानी बताई थी वो 100% सच है और अब वो श्राप वापस से शुरू हो चुका है, जिसका मतलब कि हर महीने किसी न किसी की मौत होगी। ऐसा बोलकर मिसाकी यहाँ से चली जाती है, लेकिन कोइची काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब अगले दिन कोइची वापस से अपनी मौसी को फोर्स करने लगता है सब कुछ याद करने के लिए, लेकिन उसकी मौसी बोलती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोइची बोलता है तो ठीक है आप कम से कम मुझे 4th रूल तो बता दीजिए स्कूल का, लेकिन उसकी मौसी का सर काफी ज्यादा दुख रहा होता है। जिसके बाद कोइची उन्हें फोर्स नहीं करता और स्कूल के लिए चला जाता है। यहाँ स्कूल में सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोइची को देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और उसे भी इग्नोर करना चालू कर देते हैं। अब लंच में कोइची हिशिगावारा और अकाजा के पास जाता है और उनसे बोलता है तुम लोग मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी अकाजा और हिशिगावारा बोलते हैं क्योंकि यही हमारी क्लास के लिए सही है और प्लीज तुम हम पर एक फेवर करो कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। कोइची ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन तभी उसे हुजुनो का कॉल आता है। हुजुनो बोलती है तुम बिल्कुल श्योर हो ना कि मिसाकी मरी नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में अपने भाई से पूछा और मिसाकी का नाम लिया तो मेरा भाई काफी ज्यादा डर चुका था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था और मुझसे कह रहा था वो जिंदा नहीं है और आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लेकिन अब देखते हैं कि जिस लिफ्ट में मिजुनो होती है वो लिफ्ट खराब हो जाती है और काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है और यह कोइची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन लिफ्ट नीचे गिरते ही मिजुनो की डेथ हो जाती है और कोइची को भी समझ में आ जाता है कि मिजुनो मर चुकी है। यहाँ मिजुनो के मरने के बाद वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और यहाँ कोइची के घर पर भी मिजुनो की डेथ के बारे में बातचीत हो रही होती है। अब उसे ग्रैंडफादर बोलते हैं अब मैं और मौतें नहीं देख सकता, मैं थक चुका हूँ। अब यहाँ स्कूल में सभी लोग शांति से बैठे होते हैं और कोइची देखता है कि उसके अलावा सब लोग ऐसा एक्ट करते हैं कि वो लोग मिसाकी को नहीं देख सकते। अब लंच के टाइम कोइची मिसाकी से बात करने लगता है और दूसरी तरफ क्लास के कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों का करना क्या है। नेक्स्ट क्लास में सभी लोग ड्राइंग रूम में होते हैं, लेकिन कोइची यहाँ से उठकर चला जाता है ये बोलते हुए कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। अब कोइची को जानना था कि 26 साल पहले वो कौन पर्सन था जो मर गया था, लेकिन तब भी सबको लग रहा था कि वो जिंदा है। अब कोइची लाइब्रेरी में जाता है और एल्बम निकालता है, लेकिन देखने पर भी वो समझ नहीं पाता कि आखिर कौन मरा था। तभी यहाँ पर लाइब्रेरियन आता है और पूछता है इनमें से तुम्हारी मॉम कौन है। कोइची इशारा करता है और बोलता है ये लड़की मेरी मॉम है। लाइब्रेरियन बोलता है तो तुम रुचियो के बेटे हो, वैसे उसकी डेथ तो हो चुकी है ना, वैसे कब हुई उसकी डेथ। कोइची बताता है जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरी मॉम मर गई। तभी यहाँ पर आकाजावा आती है और बात करने के लिए कोइची को बाहर बुला। आकाजावा बोलती है टीचर्स ने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है और मुझे पहले से ही माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ और अब तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दो ऑफिसर मिजुहारा की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोइची से कुछ
सवाल पूछते हैं और ये सवाल काफी नॉर्मल थे क्योंकि उन सबको पता था कि मिजुहारा की डेथ एक एक्सीडेंट है। अब अगले सीन में कोइची के टीचर उससे तुम्हें क्लास के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा वरना ये स्कूल के लिए सही नहीं होगा। छुट्टी के समय कोइची मोचोसुकी और तकायाबाशी के साथ घर की तरफ जा रहा होता है। वो दोनों से सब कुछ पूछता है लेकिन मोचोसुकी सब कुछ बताने से मना कर देता है, लेकिन वहीं तकायाबाशी सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। कोइची बोलता है आखिर मिसाकी कौन है, और जैसे ही तकायाबाशी कुछ बोलने वाला होता है उसके सीने में दर्द होने लगता है। ये दर्द हार्ट अटैक में बदल जाता है और तकायाबाशी यहीं पर मर जाता है। अब तकायाबाशी की डेथ के बाद स्कूल में सब लोग कोइची को भी इग्नोर करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ कोइची को अपने डेस्क के ऊपर एक पेपर मिलता है जिसे पढ़ते ही वो सीधा मिसाकी के पास भागता है और उसको पेपर दिखाता है जो कि असल में रजिस्टर की एक कॉपी थी जिसके ऊपर मिसाकी का नाम कटा हुआ था। और वो बोलता है आखिर ये सब क्या है मिसाकी। मिसाकी बोलती है तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अब मिसाकी उसको अपने घर ले आती है और उससे बोलती है पूछो तुम्हें क्या जानना है। कोइची सबसे पहले पूछता है क्या तुम एग्जिस्ट करती हो। मिसाकी बोलती है ऑफ कोर्स मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं कोई गोश्त नहीं हूँ। जिसके बाद कोइची बोलता है मुझे ये बताओ कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है और सब लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं। मिसाकी बोलती है मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच्ची थी और जिस शराब के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो भी आज से 26 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक रुका नहीं, जिसकी वजह से हर बार 9th C में एक डेड पर्सन क्लास के अंदर आकर बैठ जाता है। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कौन है, जिसकी वजह से सबकी मेमोरी और रजिस्टर हर बार चेंज हो जाता है। उस डेड पर्सन की वजह से क्लास में एक स्टूडेंट ज्यादा हो जाता है और इसीलिए हर महीने एक न एक स्टूडेंट मरता है ताकि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर रहे और कोई भी एक्स्ट्रा ना बचे। लेकिन जैसे ही ईयर एंड होता है रजिस्टर नॉर्मल हो जाता है और सभी बच्चों की मेमोरीज भी वापस से नॉर्मल हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि आखिर में उनके साथ डेड पर्सन कौन था। लेकिन धीरे धीरे उन सभी की मेमोरी फेड होने लगती है और समय के साथ साथ वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके साथ डेड पर्सन कौन था और उसका नाम क्या था। स्टूडेंट्स की डेथ को रोकने के लिए काउंटर मेजर्स लिए गए, जैसे कि बार बार क्लास का नाम चेंज कर देना, उसका सेक्शन चेंज कर देना, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ और डेथ रुकी नहीं। लेकिन तब एक फैसला ले गया जो 50% काम करता था और कई बार इससे डेथ रुक भी गई। फैसला ये था कि क्लास के अंदर हम एक बच्चे को नॉन एग्जिस्ट कर देंगे और उसको ऐसा इग्नोर करेंगे जैसे कि वो है ही नहीं क्लास में। इससे सबको लगेगा कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है और कोई भी एक स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। और तुम मानोगे नहीं लेकिन ये तरीका कई बार काम में आया है, लेकिन कई बार ये काम में नहीं भी आया। कोइची बोलता है तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि क्लास में कौन मरा हुआ है। मिसाकी बोलती है जो पर्सन मरा हुआ है उसके पास भी हमारी तरह एक बॉडी है, लेकिन उस पर्सन की बॉडी काफी ज्यादा ठंडी होगी और उसके पास अपने पास्ट की कोई भी मेमोरी नहीं होगी। अब यहाँ अगले दिन क्लास में अकाजावा सभी से बोलती है कोइची मरा हुआ इंसान नहीं हो सकता, वो काफी ज्यादा वार्म है, मैंने उसका हाथ छुआ था। यहाँ मिसाकी याद करती है कि कल जब उसकी मॉम आ गई थी तब वो कोइची को बाहर लेकर गई थी और उससे बातें करी थी। मिसाकी ने उसे बताया था मेरी एक आंख बचपन में ही खराब हो गई थी और ये एक ट्यूमर बन चुका था, जब ऑपरेशन किया गया तब मैं मरने ही वाली थी लेकिन मैं बच गई। कोइची बोलता है इसका मतलब तुमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। मिसाकी बोलती है डेथ बहुत बेकार है और मेरे टाइम पर वो बिल्कुल ब्लैंक थी। अब कोइची घर पर होता है कि तभी उसके फादर का कॉल आता है। कोइची अपने फादर से अपनी मदर के बारे में पूछने लग जाता है और पूछता है क्या उन्होंने कभी अपने स्कूल के बारे में या यहाँ के बारे में बताया था। उसके फादर बोलते हैं हाँ उन्होंने बताया था लेकिन मुझे सही से याद नहीं। ये सुनकर कोइची कॉल कट कर देता है और अब यहाँ स्कूल वालों के लिए कोइची और मिसाकी दोनों ही नॉन एग्जिस्ट स्टूडेंट बन चुके थे, इसीलिए कोइची अब सिर्फ मिसाकी के साथ टाइम बिताने लगा और उन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई। अब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाइब्रेरी में आ जाते हैं, वो एल्बम देखने, और यहाँ लाइब्रेरियन भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब वो लाइब्रेरियन उन्हें एक चार्ट देता है जो कि 19 का होता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम का क्लास टीचर था। लाइब्रेरियन बताता है कि उस टाइम पर इस श्राप को टाल दिया गया था, यानी कि उस टाइम बहुत कम डेथ हुई थी और आधे साल के अंदर ही ये श्राप बंद हो गया था। लाइब्रेरियन बताता है कि उस टाइम पर वो लोग एक श्राइन के पास गए थे और वहाँ से आने के बाद क्लाइमेटी यानी कि श्राप रुक गया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर कैसे वहाँ से आने के बाद ये श्राप रुक गया। अब इन सभी के बाद लाइब्रेरियन उन्हें घर भेज देता है, ये बोलते हुए कि इससे ज्यादा मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। यहाँ घर पर कोइची अपनी मौसी से बोलता है तुम्हारे टाइम पर वो श्राप रुक गया था तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया था या फिर ऐसा क्या हुआ था कि श्राप रुक गया। लेकिन उसकी मौसी को कुछ भी याद नहीं आता है। अब अगले दिन इनका क्लास टीचर इनसे बात करता है और बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन अब हम इस श्राप को नहीं रोक सकते। और ऐसा बोलकर वो अपने बैग से काफी बड़ा चाकू निकाल लेता है और उस चाकू को अपने गले के आर पार कर देता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। और टीचर की डेथ को देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कोइची और मिसाकी दोनों ही क्लास में रुकते हैं, तभी उनका लाइब्रेरियन आकर उन दोनों को बाहर भेज देता है। अब लाइब्रेरियन उन दोनों को चलते हुए बताता है कि वो टीचर जब मुझसे बात कर रहा था तो वो काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहा था और पता चला है कि उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी है जो कि कोई यूजुअल डेथ नहीं है, उस टीचर ने ही अपनी मॉम को मारा है। कोइची बोलता है
है शायद इस श्राप की वजह से हुआ है। लाइब्रेरियन बोलता है हाँ बिल्कुल ये श्राप की वजह से ही हुआ है। अब क्योंकि उन दोनों के ऊपर से ये एग्जाम हट चुका था कि वही दोनों डेड पर्सन है, इसलिए वो दोनों अब नॉर्मल हो चुके थे। और आकाजावा इन्हें बताती है कि अब तुम दोनों के ऊपर से शक हट चुका है कि तुम दोनों मर चुके हो, तो तुम अब दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते। लेकिन ये दोनों दोबारा से लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और उससे उस साल का रजिस्टर मांगते हैं जिस साल श्राप रुक गया था। कोई रजिस्टर इसलिए चेक करता है कि उसे पता करना होता है कि उस समय कितनी डेथ हुई थी और आखिर कैसे क्लाइमेट यानी कि श्राप रुक गया था। लाइब्रेरियन बताता है कि उस साल हम एक ट्रिप पर गए थे एक श्राइन के पास जो कि एक माउंटेन पर है, और वो बोलता है कि मिस मिकामी अभी इसी के बारे में मेरे से बात कर गई है। जिसके बाद क्लास में मिस मिकामी ये अनाउंस करती है कि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं, 2 दिन की ट्रिप रहेगी और इसमें सभी स्टूडेंट्स का आना कंपलसरी है। अब यहाँ कोइची को एक डरावना सपना आता है कि उसके सारे दोस्त उससे बोल रहे हैं सब कुछ तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस डरावने सपने से कोइची की नींद खुल जाती है। इसके बाद कोइची अपने डैड को कॉल मिलाता है और उनसे पूछता है क्या मॉम ने कभी आपको अपने बचपन के बारे में या अपनी क्लास के बारे में कुछ फोटो या कुछ बताया था। उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बताया था और तुम्हारी मॉम ने मुझे एक फोटो भी दिखाई थी, लेकिन मैंने उस बात पे कभी भरोसा नहीं किया और तुम भी मत करो। इसके बाद उसे हिशिगावारा का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कोइची इसके लिए मना कर रहा होता है। लेकिन हिशिगावारा बोलता है कि तुम चाहो तो अपने साथ मैं मिसाकी को भी ला सकते हो। अब ये लोग मिलने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर पहले से ही आकाजावा आई हुई थी। अब वो आकाजावा से बात करता है और आकाजावा बोलती है मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, और अगर अब भी तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं है तो तुम मेरी थीसिस सुनो कि मुझे क्या पता है। कोइची थ्योरी सुनने लगता है। आकाजावा बताती है हो सकता है कि 15 साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ हो तो उसी श्राप की वजह से तुम्हारी मॉम मर गई हो और तुमने कभी जन्म ही ना लिया हो, और अब 15 साल बाद तुम एक स्टूडेंट बनकर आए हो। ये सुनकर कोइची एकदम डर जाता है। तभी आकाजावा बोलती है लेकिन ये सिर्फ मेरी थ्योरी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मरे नहीं हो और तुम्हारी वजह से ये नहीं हो रहा। इसके बाद वो कोइची से हाथ मिलाती है और बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम पहले भी मिले हैं। मुझे पता है कि हम पहले नहीं मिले, लेकिन जब भी मैं तुमसे हाथ मिलाती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लगता है। अब यहाँ पर हिशिगावारा भी आ जाता है और उसके साथ एक और लड़का होता है। असल में इस रेस्टोरेंट में उनकी एक दोस्त यूया की बहन काम करती है और वो उनसे बोलती है कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक आदमी आया था और वो बता रहा था कि वो क्लास 3 का स्टूडेंट था तुम्हारे स्कूल से, और जब मैंने उससे पूछताछ करने की कोशिश करी तो वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था मेरी गलती नहीं थी, पर पता नहीं कैसे मैंने सबको बचा लिया। इससे ज्यादा उस आदमी को भी कुछ भी याद नहीं था, और मेरे ख्याल से अगर तुम्हें इससे आगे के बारे में कुछ जानना है तो तुम सब लोग को उससे मिलना होगा। अब कोइची यही सारी बातें मिसाकी को जाकर बता देता है और उससे बोलता है क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी उस आदमी से मिलने के लिए। मिसाकी मना करते हुए कहती है कि उसे किसी फैमिली फंक्शन में जाना है और फिर वो यहाँ से भाग जाती है। कोइची उसे ढूंढता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक डब्बा है, और जब उसका पर्दा हटाता है तो अंदर मिसाकी बैठी होती है। कोइची समझ जाता है कि मिसाकी अभी भी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है, इसीलिए कोइची उससे बोलता है तुम कोई मरी हुई पर्सन नहीं हो और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में कोइची दोबारा से अपनी मौसी से सब कुछ पूछने लग जाता है और उसके दोस्त मात्सुका के बारे में पूछता है। कोइची ने पूछा था आपके टाइम पर उस श्राइन से आने के बाद आखिर वो श्राप कैसे खत्म हुआ, आखिर उस ट्रिप पर ऐसा क्या हुआ था और उस लड़के ने ऐसा क्या किया था कि वहाँ से आते ही श्राप खत्म हो गया। उसकी मौसी बोलती है मुझे अभी भी सही से कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि वहाँ से आते ही आधे साल के अंदर ही श्राप खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट डे हम हाशिगावारा, मोचोसुकी, कोइची और कोइची की मासी रिको को देखते हैं और साथ में कुछ अदर स्टूडेंट्स भी होते हैं, और ये सभी लोग उस आदमी को ही ढूंढने जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में ही इनकी क्लास के एक लड़के को काफी ज्यादा उल्टी होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे कर ये उस आदमी मात्सुका के घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि अभी वो कहीं बाहर गया हुआ है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तभी इनकी एक दोस्त इन्हें सजेस्ट करती है कि यहाँ वेट करने से अच्छा हम बीच पर जाकर थोड़े मजे कर लेते हैं। अब ये सभी लोग मजे करने के लिए बीच पर आ जाते हैं, लेकिन तभी यही कोइची को मिसाकी मिल जाती है जो कि अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए इसी जगह पर आई होती है। अब मिसाकी इन लोग को ज्वाइन कर लेती है और इनके साथ काफी मजे करती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर मात्सुदा भी आ जाता है और वो उसकी आंट रिको से बात करने लगता है। अब आकाजावा मात्सुदा से पूछती है आखिर 15 साल पहले ट्रिप पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद श्राप खत्म हो गया था। मात्सुदा कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस श्राइन यानी उस मंदिर पर जाने के बाद माउंटेन पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद श्राप बंद हो गया था। कोइची पूछता है तो क्या आपने इस चीज के लिए कोई क्लू छोड़ा था जिससे आगे वाली जनरेशन इसका पता लगा पाए। मात्सुदा थोड़ा सोचता है और फिर उसे याद आता है कि हाँ उसने स्कूल में कुछ तो छोड़ा था। तभी यहाँ पर जिस बॉल से ये लोग खेल रहे होते हैं वो पानी में चली जाती है। तभी इनकी क्लास का एक लड़का नकाओ जो कि उस बॉल को लेने के लिए जाता है। अब वो पानी में काफी गहराई तक आ जाता है, लेकिन काफी देर होने के बाद वो नहीं आता। तभी मात्सुदा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक मोटर बोट नकाओ के ऊपर से गुजर जाती है और नकाओ की बॉडी काफी टुकड़ों में बढ़ जाती है और पानी में खून ही खून हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग एकदम डर जाते हैं। तभी मात्सुदा को याद आता है और वो बोलता है आज से 15 साल पहले मैंने उस कुल्लू को
अपनी ही क्लास में छुपाया था। नेक्स्ट सीन में हम कोइची, मिसाकी और उनकी क्लास टीचर मिस मिकामी और साथ ही में हम लाइब्रेरियन को देखते हैं। लाइब्रेरियन बताते हैं नकाओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नकाओ को पहले ही माइंड में कोई प्रॉब्लम थी और पानी में जाते ही उसकी मौत हो गई थी। इसका मतलब उस मोटर बोट से पहले ही नकाओ मर चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम रेस्टोरेंट के अंदर कोइची, मिसाकी, हाशिगवारा और मोचिजुकी को देखते हैं और ये चारों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कल छुट्टी के बाद ये लोग पुरानी बिल्डिंग में जाकर उस क्लू को ढूंढेंगे। और ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद ये लोग पुरानी बिल्डिंग में जाकर उस क्लू को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने पर भी इन चारों को कुछ नहीं मिलता। तब ये लोग थोड़ा और ढूंढते हैं और तब जाकर कोइची को एक अलमारी के अंदर टेप से चिपकी हुई कोई चीज मिलती है और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। ये कैसेट उन लोगों के लिए है जो कि इस श्राप से परेशान हैं। अब ये लोग उस कैसेट को ले जाकर स्कूल के एवी रूम में प्ले करते हैं और कैसेट में मात्सुदा बोलता है, मैं 1982 क्लास 9C का स्टूडेंट मात्सुदा हूँ और अगर कोई भी मेरी इस कैसेट को सुन रहा है तो वो पक्का 9C का ही स्टूडेंट होगा। मैं इस कैसेट के अंदर दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला कि मैंने जो किया मैं उसको कन्फेस करना चाहता हूँ और दूसरा ये कि जो लोग इस श्राप से परेशान हैं मैं उन लोगों को कुछ सलाह देना चाहता हूँ। मात्सुदा आगे बताता है 1983 अक्टूबर के समय हमारी क्लास एक ट्रिप पर गई थी जिसके अंदर टोटल 22 बच्चे थे और हम सभी को उस श्राइन यानी उस मंदिर पर जाकर प्रे करनी थी। हम सभी ने उस मंदिर पर जाकर प्रे करी और हम जब वापस आ रहे थे तभी आसमान से एक लड़की के ऊपर बिजली गिरी और वो मर गई। ये देखकर सभी लोग तेजी से भागने लगते हैं और इसी चक्कर में काफी लोग पहाड़ी से नीचे गिर गए। अब ये लोग कैसेट को आगे सुनने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एक टीचर आ जाता है और उस टीचर से छुपने के चक्कर में इनकी कैसेट खराब हो जाती है। कोइची बोलता है हम तो जरूरी बात सुन ही नहीं पाए। तभी मोचिजुकी कहता है चिंता मत करो, मैं इस कैसेट को रिपेयर करा दूंगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रिप पर होते हैं और अब एक लॉन्च के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ इनका स्वागत इस लॉन्च के केयर टेकर करते हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्ड थे। अब मोचिजुकी ने उस कैसेट को रिपेयर करा दिया था और अभी लोग आगे सुनते हैं। मात्सुदा बताता है कि सभी लोग नीचे भाग रहे थे और सभी लोग लॉन्च तक पहुँच चुके थे, लेकिन मात्सुदा की वहाँ एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। ये लोग लॉन्च के बाहर एक जंगल में लड़ रहे थे, तभी मात्सुदा उसे धक्का दे देता है और वो लड़का जाकर एक पेड़ से टकराता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर मात्सुदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो लॉन्च की तरफ भाग जाता है। लेकिन जब अगले दिन मात्सुदा आकर उस बॉडी को ढूंढता है तो वो वहाँ से गायब थी और जब उस लड़के के बारे में वो क्लास के बाकी बच्चे से पूछता है तो वो कहते हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ऐसा कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में नहीं पढ़ता और न ही हम ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं इस ट्रिप पर 22 नहीं बल्कि 21 स्टूडेंट आए हैं। मात्सुनागा बोलता है कि जिसको उसने गलती से मार दिया वही वो एक्स्ट्रा डेड पर्सन था और इसीलिए उसके मरते ही किसी को कुछ भी याद नहीं था और स्कूल रिकॉर्ड से भी उसका नाम मिट चुका था। मात्सुदा ने ये कैसेट इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि उसे पता था कि कुछ समय में वो भी ये सब भूल जाएगा, इसीलिए वो इस कैसेट को रिकॉर्ड कर आगे आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहता था कि श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि जो भी एक्स्ट्रा डेड पर्सन है उसे ढूंढ कर मार दो और उसे मारने का कोई भी गिल्ट फील नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही मर चुका है और शायद उस पर्सन को ये खुद भी याद नहीं है कि वो मर चुका है और उसे इधर नहीं होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद कोइची बोलता है कि अब हमें उस पर्सन को ढूंढ कर मारना होगा, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें उनमें से ही अपने एक दोस्त को मारना होगा जिसके साथ वो अब तक पढ़ते आए हैं। अब इसके बाद ये सभी बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी आकाजावा खड़े होकर बोलती है जो भी हो रहा है ये सारी गलती मिसाकी की है। अगर वो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट होने का रोल सही से करती तो ऐसा कभी होता ही नहीं और इसलिए मिसाकी को सबसे माफी मांगनी होगी। जिसके बाद मिसाकी ना चाहते हुए भी खड़े होकर सबसे माफी मांगती है। इस बात पर मात्सुदा और कोइची आकाजावा से बहस करने लग जाते हैं। तभी उनकी क्लास का एक स्टूडेंट जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर लाइब्रेरियन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब मिसाकी कोइची को अपने रूम में बुलाती है और आज से 26 साल पहले वाली फोटो को देखने के लिए मांगती है और उसमें एक लड़के को देखकर उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है क्या यही मिसाकी यामा है। कोइची इस पर हाँ करता है और हमें पता चलता है कि मिसाकी असल में एक लड़का था। कोइची पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता। मिसाकी बताती है मेरी दूसरी आंख डेड पर्सन का कलर देखकर बता देती है कि कौन मरा है। अब इन फोटोज में से एक फोटो कोइची की मदर और उसकी मासी की थी। अब मिसाकी काफी देर तक उस फोटो को देखती है जिसके बाद वो बोलती है तुम्हारी मासी और मॉम दोनों सेम ही है। कोइची बताता है मेरी मासी और मेरी मदर बिल्कुल तुम्हारी कजन और तुम्हारी तरह ही जुड़वा है और कोइची को ये कजन वाली बात इसलिए पता है क्योंकि नर्स ने उसे जिस लड़की के बारे में बताया था वो असल में मिसाकी की कजन ही थी। मिसाकी बताती है कि असल में वो मेरी कजन नहीं मेरी रियल सिस्टर थी। हमारी तरह ही मेरी मदर और उनकी सिस्टर भी ट्विंस थी, लेकिन जहाँ मेरी मदर की 2 बेटियां हुई वहीं उनकी बहन का मिसकैरेज हो गया जिसकी वजह से मेरी मदर ने एक बेटी उनको दे दी और वो मैं थी। ये बात मुझे खुद 5th ग्रेड में जाकर पता चली और जब मुझे ये बात पता चली तो हम दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि उसको उसके बर्थडे पर एक डॉल चाहिए, जिसके लिए मैंने डॉल ली भी, लेकिन उसके बर्थडे से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसाकी ने कोइची से कहा था प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, यानी कि प्रॉब्लम शुरू होते ही सबसे पहले जिसकी डेथ हुई थी वो मिसाकी की बहन थी और क्योंकि
उसकी डेथ कोइची के स्कूल आने से पहले ही हो चुकी थी, जिससे मिसाकी ये समझ चुकी थी कि कोइची वो डेड पर्सन नहीं है और श्राप वापस से शुरू हो चुका है। और उसे अपनी डॉल आंखों से भी पता चल गया था कि कोइची डेड पर्सन नहीं है, यानी कि मिसाकी के एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रोल निभाने के बावजूद भी श्राप चालू हो चुका है। अब क्योंकि मिसाकी अपनी आंखों की मदद से पता लगा सकती थी कि डेड पर्सन कौन है, इसीलिए कोइची उससे बोलता है, प्लीज हमें बताओ कि आखिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है। मिसाकी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आखिर वो कौन है। इससे पहले कि मिसाकी उसको नाम बताती, यहाँ पर हाशिगावारा आ जाता है और वो काफी ज्यादा डरा होता है और बोलता है, मैंने कुछ कर दिया है। यहाँ दूसरी तरफ आकाजावा के रूम में उसके साथ उसकी दोस्त होती है और वो बोलती है, मैंने पहले एलिमेंट्री स्कूल में मिसाकी को देखा था, लेकिन तब उसकी आंख पर आई पैच नहीं था। यहाँ पर शायद ही उसकी कजन की बात कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि वो उसकी कजन थी। ये सुनकर आकाजावा को मिसाकी पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि वो सबसे झूठ बोल रही है। यहाँ हाशिगावारा काफी ज्यादा डरा होता है और वो उन दोनों से बोलता है, क्या तुम दोनों किसी कजामी नाम के लड़के को जानते हो? इस पर मिसाकी और कोइची दोनों हाँ करते हैं। ये सुनकर वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बताता है कि उसे काफी टाइम से कजामी का बिहेवियर काफी वियर्ड लग रहा था और अभी बालकनी में उन दोनों की लड़ाई होने लगी, जिस पर हाशिगावारा ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। उसे लगा कि कजामी एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, लेकिन इन दोनों को उसके बारे में पता है, यानी कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था। हाशिगावारा बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब कोइची बोलता है, ये जरूरी नहीं कि बालकनी से गिरने के बाद वो मर ही गया हो। अब ये तीनों भागकर नीचे जाने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि डाइनिंग रूम में हर तरफ आग लगी हुई है और ध्यान से देखने पर वो पाते हैं कि यहाँ पर केयर टेकर की डेड बॉडी है। उसे काफी बेरहमी से मारा गया है और हर तरफ खून ही खून है। अभी लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इन्हें मोचुसुकी मिलता है। तभी कोइची उससे पूछता है, क्या तुमने कजामी को देखा? मोचुसुकी बोलता है, वो बालकनी से नीचे कीचड़ में गिरा हुआ था और वो हाशिगावारा पे काफी ज्यादा गुस्सा था। तब मोचुसुकी ने उसे कैसेट वाली सारी बातें बता दी, वो भी बिल्कुल डिटेल्स में। और यही नहीं बल्कि अब स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को उस कैसेट के बारे में पता है और अब सबको पता है कि उन्हें डेड पर्सन को मारना होगा इस श्राप को खत्म करने के लिए। इसी वजह से सभी स्टूडेंट एक दूसरे के पीछे लग गए थे और एक दूसरे को मारे जा रहे थे। तभी यहाँ पर वो लड़की जो आकाशावा के साथ बैठी थी, वो एक रॉड लेकर मिसाकी को मारने आ जाती है। वो खून में लथपथ थी। तभी कोइची उसकी रॉड छीन लेता है और वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो यहाँ से जाकर इमरजेंसी हॉल में जाकर सबको ये अनाउंस कर देती है कि मिसाकी ही वो डेड पर्सन है, जिसकी वजह से अब सारे स्टूडेंट मिलकर मिसाकी को मारने आ जाते हैं। लेकिन कोइची और मिसाकी जैसे तैसे कर यहाँ से भागने लगते हैं और मिसाकी को मारने के चक्कर में काफी स्टूडेंट ऐसे ही मारे जाते हैं, वो भी काफी बेरहमी से। तभी वो लड़की दोबारा से मिसाकी को मारने आ जाती है, लेकिन एक वायर में फंस के उसकी ही मौत हो जाती है। लेकिन यह अपनी उस आग की वजह से मिसाकी को पता था कि डेड पर्सन कौन है और वो देखती है कि इस अफरा तफरी में उस डेड पर्सन पर भी अटैक हुआ है। उसे लगता है कि इसी में वो पर्सन मर जाएगा और इसलिए मिसाकी ऊपर जाने लगती है। यहाँ कोइची मिसाकी को ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, लेकिन उसके गले के अंदर चाकू घुसा हुआ था और वो वहीं गिर जाती है। तभी उसके पीछे से कजामी आता है और उस चाकू को उसके गले से निकाल कर कोइची से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? कोइची बोलता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ। पर कोइची ये देखकर हैरान हो जाता है कि कजामी खुद की जान बचाने के लिए किसी को भी डेड पर्सन समझकर मार दे रहा है। तभी कजामी कोइची पर ही अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर आकाजावा आ जाती है। वो कोइची को बचा लेती है और कजामी को मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर लाइब्रेरियन आकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब तक आकाजावा अपना आपा खो चुकी थी और वो उस पर ही अटैक कर देती है। लेकिन मिस्टर लाइब्रेरियन उसे धक्का देकर दूर हटा देते हैं। इसके बाद लाइब्रेरियन कोइची और कजामे को बाहर ले आते हैं, जहाँ पर उन्हें हाशिगावारा भी मिलता है। कोइची देखता है कि मिसाकी तो यहाँ पर है ही नहीं, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए लॉन्च के अंदर चला जाता है। यहाँ कोइची देखता है कि आकाजावा मिसाकी को मारने वाली है। तभी कोइची जाकर आकाजावा को मिसाकी से दूर कर देता है। तभी आकाजावा कोइची से ही लड़ने लगती है, लेकिन तभी आसमान से बिजली गिरती है और इस लॉन्च के सभी खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं और सीधा जाकर आकाजावा को लग जाते हैं। अब आकाजावा मरने ही वाली थी। तभी वो कोइची को बोलती है, मुझे याद आ गया कि मैं तुमसे पहली बार 1.5 साल पहले मिली थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर आकाजावा कोइची से बोलती है, तुम यहाँ के नहीं लगते। कोइची बोलता है, हाँ मैं टोक्यो का हूँ और हाल ही में मैंने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है और शायद इसीलिए आकाजावा हमेशा कोइची से बोलती थी कि मैं तुमसे कहीं न कहीं मिली हूँ। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बात को सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, लेकिन इन दोनों को अब तक कुछ याद क्यों नहीं है। अब यहाँ कोइची मिसाकी को फोन मिलाने लगता है। मिसाकी बताती है कि वो बैकयार्ड में है, लेकिन तुम यहाँ पर मत आओ। कोइची नहीं मानता और वो बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि मिसाकी के हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो ये भी देखता है कि जहाँ मिसाकी खड़ी है वहीं पर कोई दबा हुआ है। कोइची बोलता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मिसाकी बोलती है हम इसकी मदद नहीं कर सकते और वो कोइची को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और बोलती है मैं ये अकेले ही खत्म करना चाहती हूँ, तुम ये नहीं देख पाओगे। कोइची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी वहाँ से एक हाथ निकलता है और उस हाथ को देखकर कोइची एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हाथ मिस मिकामी का था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे देखकर कोइची मिस मिकामी नहीं बल्कि मासी
रीको कहता है, यानी कि मिस मिकामी कोई और नहीं बल्कि उसकी मासी रीको ही थी। और तभी हमें फर्स्ट एपिसोड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मासी उसे चौथा रूल बताती है, जहाँ वो अपने ग्लासेस को उतार कर और अपनी चुटिया को खोलकर बोलती है, चौथा रूल यही है कि स्कूल में तुम मुझे आंट रीको नहीं बल्कि मिस मिकामी कहकर बुलाओगे। मिसाकी बोलती है, यही वो डेड पर्सन है, क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में किसी भी क्लास का होम टीचर नहीं है, लेकिन हमारा है। और इस साल क्लास में बच्चों के लिए डेस्क कम नहीं पड़ा बल्कि स्टाफ रूम में एक टीचर के लिए डेस्क कम पड़ गया, यानी कि इस साल वो एक्स्ट्रा डेड पर्सन को स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर है। यहाँ मिसाकी के हाथ में उसको मारने के लिए फावड़ा था और कोइची भी खुद उनको मारने के लिए तैयार था, लेकिन कोइची खुद उनको मारने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि अगर उसने मिस मिकामी को यानी उसकी आंट रीको को मार दिया और अगर वो डेड पर्सन नहीं होगी तो उसके हाथों उसकी मासी का ही कत्ल हो जाएगा। तभी मिसाकी पीछे से बोलती है, मुझे याद आ गया है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने मिस मिकामी का कत्ल होते हुए देखा था। मिस मिकामी को किसी ने पीछे से ब्रिज पे से धक्का दे दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। इससे कोइची को भी कुछ बातें याद आती हैं और वो याद करता है कि आकाजावा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि आज से 1.5 साल पहले वो दोनों मिले थे और तब कोइची ने उससे ये कहा था कि आज उसने अपनी फैमिली में से किसी को खो दिया है। और जैसे ही मिस मिकामी वो एक्स्ट्रा पर्सन बन गई तो कोइची को आंट रीको की डेथ वाली यादें भी मिट गई और किसी को भी ये याद ही नहीं रहा। अब कोइची कंफर्म था कि यही डेड पर्सन है, जिसके बाद कोइची उस फावड़े को लेकर खुद ही आंट रीको को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम कोइची और मिसाकी को कब्रिस्तान में देखते हैं, जहाँ पर आंट रीको की रियल ग्रेव थी। मिसाकी बोलती है कि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी ये याद नहीं है कि मिस मिकामी कौन थी। अब कोइची अपनी क्लास की एक फोटो मिसाकी को दिखाता है और उससे पूछता है, क्या तुम इसमें मिस मिकामी को देख सकती हो? मिसाकी इसके लिए हाँ करती है, लेकिन कोइची बोलता है, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी इसको नहीं देख पा रहा। यहाँ एनिमे की एंडिंग में हम हाशिगावारा और मोचिसुकी को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास के अंदर एक सीढ़ी को छुपा रहे थे, बिल्कुल मात्सुदा की तरह ही, ताकि आगे आने वाले जनरेशन ये पता लगा पाए कि इस श्राप को कैसे मिटाना है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे यहीं पर खत्म होता है। लेकिन गाइस कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि तुम्हें इस एनिमे में कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।